बच्चों हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 11th के 5वें चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाओं में अब तक आप जान चुके हैं गैसों के बारे में, यानी कि गैसों के कौन कौन से नियम थे, अणुगतिक सिद्धांत के बारे में अपना जाना, संयुक्त गैस समीकरण क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो पूरी की पूरी गैस हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे द्रव अवस्था के बारे में, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आज ही क्लास में स्टार्ट होगा, आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था आपको पता है, लिक्विड को क्या बोला जाता है? द्रव बोला जाता है, पता ही है, ठीक है। तो अब सबसे मेन डिफरेंस कहाँ पे आएगा यार, देखना। गैसों में तो क्या होता था कि जो अंतराण्विक बल होता था ना, है ना, अणुओं के मध्य जो गैसों में अंतराण्विक बल होता था वो तो क्या होता था, यहाँ पे कम होता था, ठीक है। द्रव में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा की मैं बात करता हूं तो किस में होता है? ठोस में होता है, यानी कि वो किस में होता है मेरे भाई? वो होता है सॉलिड में, यानी कि ठोस में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? द्रव की, ठीक है। तो द्रव में दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी, वो आपको देखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द्रव अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा किन किन चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे मुख्य रूप से 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहली तो हम देखेंगे यहाँ पे वाष्प दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता। लास्ट के जो दोनों ये हैं, ठीक है, इनको भी हम जानेंगे। और ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलते हैं। फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, भौतिक विज्ञान जब आप पढ़ेंगे, वहाँ भी ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पृष्ठ तनाव और श्यानता को आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं वाष्प दाब, तो वाष्प दाब का मतलब क्या हुआ? अलग अलग इसको विभाजित करो, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। यानी कि कोई भी द्रव है, उसको यदि हम वाष्प में कन्वर्ट करते हैं, उससे जो यहाँ पे दाब लग रहा है वो वाष्प दाब होगा। नॉर्मल परिभाषा हम देख सकते हैं इसके शब्दों के आधार पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाष्प दाब वह अवस्था जब वाष्पीकरण तथा संघनन, ठीक है, वाष्पीकरण और संघनन की दर समान हो जाती है, तो उस स्थिति को साम्यक की अवस्था बोलते हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाएगा उसे ही वाष्प दाब कहा जाता है। डेफिनेशन को यदि हम देखते नहीं है तब भी ये दिमाग में आराम से क्लिक हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं तो वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उनमें सबसे पहला नाम आएगा किसका? ताप का। यदि हम बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? वेपर प्रेशर के सीधा का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि एक दूसरे के कहीं यहाँ पे समानुपाती हैं। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान रखना, ताप बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है इतनी बात? अगले हम बात करते हैं द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं। द्रव 2 प्रकार का होता है, ठीक है, पोलर, नॉन पोलर, यानी कि ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक है। तो वही चीजें हैं द्रव की प्रकृति। ऐसे द्रव जिनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, उन द्रव अणुओं के वाष्प दाब के मान कम प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम बात करें ध्रुवीय यौगिक कौन कौन से? H2O हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें CaCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? CCl4 हो गया। ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखना, परिभाषा को आपने देखा होगा, मध्य आकर्षण बल क्या है? यहाँ पे अधिक है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो केस सेकंड हम क्या लेके चल रहे हैं? आकर्षण बल यहाँ पे क्या रहेगा? कम रहेगा। और यहाँ पे जो वाष्प दाब के मान हैं वो हमें क्या होंगे? अधिक प्राप्त होंगे। लेकिन इसके उल्टा यदि हमने देखा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था भैया? कम प्राप्त हो रहे थे। यानी कि आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो अणुओं के मध्य वाष्प दाब के मान कम प्राप्त होंगे, और यदि यहाँ पे आकर्षण बल कम है तो जो यहाँ पे वाष्प दाब का मान है वो हमें अधिक प्राप्त होगा। आप आराम से देख सकते हैं अध्रुवीय अणु, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे C6H6 की, यानी कि बेंजीन की, तो वहाँ पे ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। अगले हम बात करते हैं क्वथनांक की, ठीक है। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। बचपन की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक तो हमने पढ़ लिया, बाकी के 2 भी देख लो। अगला क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसको एक बार देखो, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीज़ें आपको आराम से नोट्स बनाने में थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। इसको भी देख लो और यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। छाप लिया भाई? चलो जी,
अब स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव क्या होता है उसके बारे में जान लो। उससे पहले आप फॉर्मूला ध्यान रखो, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रख लो, है ना। गामा बराबर F/L। सर ये F क्या है, तो मैं बता दूं F का मतलब क्या है, फोर्स, ठीक है, या फिर जिसे बोला जा सकता है क्या, बल। सर यहाँ पे L क्या है, L बता देता हूँ आपको, लेंथ से बोला जाता है यानी कि लंबाई। सर गामा क्या है, गामा वह है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। किसी द्रव की एकांक लंबाई, यदि आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो आपको पता चल रहा है सर गामा बराबर कितना दिया हुआ है, F/L दिया हुआ है। अरे हाँ कि नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस वाले फॉर्मूले में L बराबर 1 रख देता हूँ, यानी कि इस वाली जगह पे यदि मैं L बराबर 1 रख दूंगा तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि सर गामा जो है ना वो किसके बराबर हो गया, F के बराबर हो गया। यानी कि जब मैंने यहाँ पे लेंथ को 1 कर दिया, यानी कि एकांक लंबाई की मैंने बात की है, यूनिट लेंथ की मैंने यहाँ पे बात की है। अच्छा जी, यानी कि किसी द्रव की एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाले बल को उसका पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसे गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, सर ये गामा क्या था, गामा भैया पृष्ठ तनाव को ही कहा जाता है। यानी कि एकांक लंबाई के लंबवत जो बल लगाया जाता है उसे क्या बोला जाएगा, उसी को बोला जाएगा पृष्ठ तनाव या फिर इसे बोला जाएगा गामा, ठीक है। और गामा बराबर क्या होगा, F/L, L बराबर 1 कर दो, F बराबर किसके आ जाएगा, गामा के। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे। मात्रक आराम से निकाल सकते हो, यदि आपको पता है भैया F/L होता है तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अरे बोलो, न्यूटन होता है। और यहाँ पे L का मात्रक मीटर होता है, तो ये क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स। क्लियर है, ये MKS पद्धति में हो गया, ठीक है। यदि छोटी हम बात करें तो 9 सेंटीमीटर इनवर्स भी यहाँ पे हो जाएगा, किसमें, CGS में। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत इसमें किसी बालक को नहीं है। बढ़ जाएं आगे, चलो जी देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे बताओ, आप जैसे ही ताप बढ़ाओगे, यानी कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही क्या होगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अणुओं को क्या मिल जाएगी, गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, गति करने लगेंगे, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होने लगता है। और आकर्षण बल कम हुआ तो उससे फर्क किस पे पड़ेगा, गामा पे। यानी कि इससे क्या होगा, पृष्ठ तनाव भी कम हो जाता है, यानी कि पृष्ठ तनाव घटता है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे बोलना चाहें कि यदि आप टेम्परेचर में यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं तो जो आपका पृष्ठ तनाव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे पृष्ठ तनाव के बारे में हो गया, यहाँ पे वह कारक जो इसे प्रभावित कर रहा था। अब बात करते हैं इसके अनुप्रयोग के बारे में, यानी कि इसके एप्लीकेशन के बारे में, कि पृष्ठ तनाव का जो अनुप्रयोग है या उपयोग है वो हम यहाँ पे डेली लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलता है। आपने जब भी बारिश में बूंदे देखी होगी, बारिश में जब पानी की बूंदे देखी होगी तो क्या आपको वो आयताकार नजर आई थी क्या, बोलो भाई। या फिर आपने ऐसा देखा होगा, यार बारिश आ रही है, ठीक है, ऊपर से ट्रायंगल वाले यहाँ पे क्या बन रहे हैं भैया, बूंदे बरस रही है, नहीं ना, आप तो ऐसे करते हो, सर ऐसी बूंदे बरस रही हैं, ठीक है। और इन बूंदों का आकार कौन सा नजर आ रहा है, इन बूंदों का आकार आपको गोलाकार नजर आ रहा है। सर ये बूंदे जो पानी के ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, या कहीं से भी गिर रही है, ऊपर से नीचे चला दो, तो सर ये ट्रायंगल शेप में नहीं है, ये आयताकार नहीं है, ये गोले ही क्यों है, तो उसका कारण भी क्या है, यहाँ पे पृष्ठ तनाव है। तो ध्यान देना, यदि हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद अपना न्यूनतम क्षेत्रफल रखने का प्रयास करती है, ठीक है। यानी कि सरफेस टेंशन जैसे ही इस पे लगेगा तो वो क्या करेगी, अपने आप का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या करेगी, सबसे कम न्यूनतम करने का प्रयास करेगी। और आपको पता है सबसे कम जो क्षेत्रफल है, जितनी भी हमें आकृतियां पढ़ते हैं, सबसे कम जो है क्षेत्रफल वो किसका होता है, गोले का होता है। आयतन की बात कर ले या फिर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी कारण से द्रव की बूंद भी क्या होती है, गोलाकार होती है। क्लियर है इतनी बात, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि पृष्ठ तनाव जो रहेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो यहाँ पे पानी की बूंदें होती है, आपको लिखना कैसे, पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी की बूंदें होती है वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहती है। क्लियर है। और भैया सबसे कम जो क्षेत्रफल होता है या फिर आयतन होता है वो तो गोले का ही होता है, ठीक है। बाकी और ज्यामिति देख लो, उनका तो सबका ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है भैया, द्रव की जो बूंदें हैं वो गोलाकार होती है। क्लियर है भाई, बढ़े आगे।
अगला देखो, साबुन या अपमार्जक का प्रभाव। जल में साबुन या अपमार्जक का प्रयोग करने पर जल के पृष्ठ तनाव में कमी आ जाती है। यानी कि जैसे ही हम जल में साबुन या सर्फ या फिर इसे बोला जा सकता है अपमार्जक डालते हैं तो जो सरफेस टेंशन रहती है पानी की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वहां पे कम हो जाती है। अच्छा जी, इस कारण से जल कपड़ों के रेशों तक पहुंच जाता है तथा गंदगी को आसानी से साफ कर देता है। और जो यहाँ पे साबुन या अपमार्जक की विधि है वो हम कहाँ पे जानेंगे पूरी डिटेल में, क्लास 12 में पहुंचो, चैप्टर नंबर 5 आएगा सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ पे इसको पूरा का पूरा मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अभी यही ध्यान रखना है आपको कि जो यहाँ पे जल में जब भी हम साबुन या अपमार्जक घोल रहे हैं उससे क्या होगा, जल के पृष्ठ तनाव में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, और जो जल रहेगा वो कपड़ों के रेशों तक पहुंच जाता है और गंदगी आराम से कपड़े से निकल जाएगी। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो जी। केश नली में द्रव का चढ़ना और उतरना, ये भी किसका उदाहरण है, यहाँ पे हम ये भी किससे बोल सकते हैं कि ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही हो रहा है। ठीक है, द्रव की सतह पृष्ठ तनाव के कारण तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। इस कारण से कम द्रव्यमान की वस्तुएं व छोटे कीड़े या फिर मच्छर आदि आसानी से इस पर बैठ जाते हैं। यानी कि आपने बहुत बार देखा होगा कि भैया पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी पे ऊपर मच्छर बैठे हुए रहते हैं, वो किस कारण से होता है, वो भी इसी कारण से होता है। सर मच्छर पानी में कूदा, डूबा क्यों नहीं, अरे भैया पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, यही तो बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बार छापना चाहते हैं, एक बार छापिए। उसके बाद में लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्या, श्यानता। आ जाओ जी, इसको भी खत्म करते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी, वैसे डिटेल में पढ़ना हो ना तो डिटेल में भी ये सब चीज़ें किसमें आती है, फिजिक्स में पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जितना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आपके सिलेबस में, जितना आपके एग्जाम में आता है। ठीक है जी, देखो भी यदि हम बात करते हैं श्यानता की, द्रव के प्रभाव में अवरोध का गुण, यानी कि श्यानता का मतलब क्या हो गया, श्यानता मतलब यहाँ पे एक विरोध प्रकट कर रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे ही जल बह रहा है, ठीक है, तो इसका विरोध कौन होगा, आप मुझे बताओ, विरोध जो लगेगा वो इधर लगेगा या फिर इधर लगेगा। यार भाई मुझे पता है पानी इधर बह रहा है तो विरोध इधर ही लगेगा। ठीक है, उल्टी साइड में तो लगता है ना, तो वही बोलना है, द्रव के प्रवाह में अवरोध का गुण ही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। कारण देख लो, नलिका में द्रव का प्रवाह परतों के साथ में होता है जिससे इनके मध्य घर्षण बल कार्य करने लगता है, जिससे इनके मध्य क्या होगा, घर्षण बल कार्य करने लग जाएगा। यानी कि फ्रिक्शन जो आपने पढ़ा है वो ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। नलिका में द्रव का प्रवाह परतों के मध्य होगा, यानी परतें रहेगी, और परतें जहाँ पे रहती है आपको पता है वहाँ पे क्या उत्पन्न होने वाला है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण बल उत्पन्न होता है जो इनकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है। इसी कारण से श्यानता उत्पन्न होती है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो छोटा सा फॉर्मूला देख लो, माना द्रव की परतों के मध्य आकर्षण, यहाँ पे घर्षण बल कितना मान लिया मैंने, F मान लिया, और जो यहाँ पे परतों का क्षेत्रफल है वो कितना मान लिया मैंने, A मान लिया। ठीक है, तो आपको छोटा सा यहाँ पे एक रिलेशन ध्यान रखना है कि जो F रहता है वो क्या होता है भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A du अपॉन dx। A क्या है, एरिया, F क्या है यहाँ पे आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो वहाँ से हमने क्या जाना कि भैया यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल का इनके समानुपाती का चिन्ह आप हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है यहाँ पे, और वो स्थिरांक क्या होगा यहाँ पे, नीटा। ठीक है, नीटा क्या है, नीटा को जानो, नीटा क्या है भैया, श्यानता गुणांक, और du अपॉन dx आपको बताइए सर ये तो यहाँ पे प्रवणता यानी कि स्लोप के फॉर्म में आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगी, वेग। u को हम क्या करते हैं यहाँ पे वेग से रिप्रेजेंट, वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वेग की ढाल या फिर प्रवणता। क्लियर है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ से नीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो नीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो आपको पता है सर ये F रहेगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, a/2 du अपॉन dx। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को यहाँ पे नहीं है। चलो जी, तो आप एक और बात जान लो यहाँ से, अब श्यानता गुणांक की यदि बात आती है तो श्यानता गुणांक की कभी परिभाषा ही आपसे पूछ ले तो ध्यान रखो, इकाई क्षेत्रफल की परतों के मध्य, इकाई क्षेत्रफल की परतों के मध्य। अच्छा, इकाई क्षेत्रफल देखो यहाँ से, यदि मैं यहाँ पे इसकी यदि परिभाषा बनाना चाहूँ, यदि मैं एरिया को 1 ले लेता हूँ, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल की परतों के मध्य इकाई वेग प्रवणता, यानी कि इसको भी मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो आप देखो
यदि मैं इस क्षेत्रफल को 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे वेग प्रवणता को 1 ले रहा हूँ तो नीटा किसके बराबर जा रहा है, तो आपको पता है सर नीटा किसके बराबर जा रहा है, यहाँ पे घर्षण बल के बराबर जा रहा है। यानी कि इकाई क्षेत्रफल की परतों के मध्य इकाई वेग प्रवणता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक घर्षण बल ही क्या कहलाता है, श्यानता गुणांक कहलाता है। अब बात करते हैं वेग प्रवणता क्या होती है, दूरी के साथ परतों के वेग में परिवर्तन होता जाता है, उसे ही क्या बोला जाएगा, वेग प्रवणता। उसको आप du/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पे किसके में बात हो रही है, यहाँ पे दूरी के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। अच्छा, मात्रक की बात करें तो आपको पता है सेकेंड इनवर्स, क्लियर है बात। चलो जी, यदि श्यानता के हम गुणांक की बात करते हैं, ठीक है, श्यानता की मात्रक की बात करते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ से भी देख लो, जैसे ही श्यानता की बात आई थी, नीटा बराबर, ठीक है, नीटा बराबर क्या लिखा हुआ था, तो आपको पता है सर F अपॉन एरिया इंटू du/dx लिखा हुआ था। अच्छा जी, इसका देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छा, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर होता है, और du/dx का अभी आपने देख लिया क्या होता है, सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स ऊपर गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भैया, न्यूटन, और सेकंड तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर का पावर -2। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। श्यानता गुणांक इकाई क्षेत्रफल की परतों के मध्य इकाई प्रवणता को उत्पन्न, ये तो अपन ने देख लिया श्यानता गुणांक। अच्छा, डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन आ गई थी वैसे, है ना। चलो जी, 2 बार आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अब आगे देखो, श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ध्यान देंगे, ताप की हमने बात की थी भी, स्टार्टिंग में ही कर ली है, तो कि सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी श्यानता जो है विस्कोसिटी होगी क्या होगी, कम होने लग जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे कम होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। क्लियर है। अच्छा, बंधों की प्रबलता, तो आपको सीधा सीधा एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि सर जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वैसे वैसे जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे या एक ही है, यहाँ पे डबल हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, 3 हो गए। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे श्यानता बढ़ती जा रही है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं है। एक बार छापना चाहते हो छाप लो, ले लो स्क्रीनशॉट, और इसका ध्यान रखना भी है, ये तो एग्जाम में आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्या थे पूरे के पूरे जितने भी हमने पढ़े हैं, ये क्या थे भैया, यहाँ पे हमारा द्रव में जो मेन यहाँ पे जो टॉपिक्स थे ना, ठीक है। यानी पहला क्या आपने देखा, यहाँ पे पहला हमने देखा क्या, वाष्प दाब, दूसरा पृष्ठ तनाव, और तीसरा हमने क्या देख लिया भैया, यहाँ पे अपना श्यानता। यानी कि इन 3 विशिष्ट गुणों को हमने देख लिया। यानी कि हमने गैस पूरा पढ़ लिया, द्रव अवस्था पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब बचा है सॉलिड। तो सर सॉलिड है क्या इसमें, भैया सॉलिड आएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर को आप देखेंगे तो वहाँ पे सॉलिड स्टेट आराम से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो अब ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करो, पीछे जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चन पूरे करा रखे हैं मैंने, तो उनको आप करो, फिर अगली क्लास में अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो कि क्या है भैया, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे, और उसी में क्या आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री भी आपका उसी में है। क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।